तो अपना लेवरेज चैप्टर चालू था बच्चों। लेवरेज, जस्ट एक बार बोलो, स्क्रीन एंड आवाज आ रहा है क्लियर? ओके। ओके, वेरी गुड। तो लेवरेज चैप्टर पे थे अपन। लेवरेज मतलब रिस्क। हर बिजनेस में छोटी मोटी रिस्क होती ही है, बिना रिस्क के कोई तो बिजनेस किया नहीं जा सकता। तो कौन से दो रिस्क के बारे में अपन बात कर रहे थे? तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब जो फिक्स कॉस्ट है बिजनेस चलाने की, वो कवर हो पाएंगी या नहीं। एंड फाइनेंशियल लेवरेज मतलब इंटरेस्ट पे कर पाएंगे या नहीं, या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर पाएंगे या नहीं। तो ये दो देखे थे। और कंबाइंड लेवरेज मतलब ये दोनों के, ये दो लेवरेज का मिक्सचर, इन दोनों के लेवरेज के पुट टुगेदर, इस लेवरेज को कंबाइंड लेवरेज बोला जाएगा। नाउ ऑपरेटिंग लेवरेज के कुछ फॉर्मूलेज देखे थे। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो दूसरा एक फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो और दो फॉर्मूलेज है, कोई बता पाएगा व्हाट आर अदर टू फॉर्मूलाज? वन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, परफेक्ट। और एक फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला। नहीं, और एक नहीं। फाइनेंशियल लिवरेज में थे ईबीआईटी बाय ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये दो। और एक फॉर्मूला है, बोलो। हम्म। ओके, और वन माइनस टैक्स रेट किसके डिवाइडेड में है? सबके? ओके, परफेक्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड की ही सिर्फ डिवाइडेड बाय में है। कंबाइंड लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज के फॉर्मूलेज है तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तीन फॉर्मूलेज कंबाइंड लेवरेज के है। ओके। प्रेफरेंस डिविडेंड का जो अपन ने किए डिवाइडेड बाय वन माइनस टैक्स रेट, कोई बता पाएगा वाई सो? प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड बाय वन माइनस टैक्स रेट ने किया, उसका छोटा मोटा कोई लॉजिक बता पाएगा? कल के लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, टेक्निकल हो गया। और कोई थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअली? सर प्रेफरेंस डिविडेंड जो है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हम्म। तो उस पे भी टैक्स लगेगा। हम्म। तो जितना ज्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड उतना ज्यादा अपन दे पाएंगे ना, कुछ भी इसलिए ओके, थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून करता हूँ, करेक्ट है। जब इंटरेस्ट पे करते हैं बच्चों, तो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बैलेंस इनकम है उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया जाता है। सो मैं इंटरेस्ट पे करते समय इनकम टैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। बट जब प्रेफरेंस डिविडेंड की बारी आती है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के पहले मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ये एक पर्टिकुलर रेशो में हैंड इन हैंड बढ़ते रहते हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। ओके। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले कंपलसरीली इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसका एग्जांपल के तौर पे मैंने कल टोल नाके का एग्जांपल दिया था, टोल प्लाजा, कि अगर तुमको एक पर्टिकुलर बॉर्डर क्रॉस करनी है तो एक टोल पे करना पड़ेगा। वो टोल पे किए बगैर तुम वो प्रोडक्ट उधर नहीं पहुंचा सकते। तो सेम वे, जब तक इनकम टैक्स टोल जैसा काम करता है, जब तक इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे तब तक तुम प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कम्स विद द इनकम टैक्स बर्डन, जबकि इंटरेस्ट नहीं है। और वो बर्डन कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? वन माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके। ठीक है। तो इतना सब कुछ अपन ने किया था। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला कोई बोल पाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर असेट टर्नओवर? परफेक्ट, सेल्स बाय टोटल असेट्स। एंड उसका इंटरप्रिटेशन?
मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सपोज आंसर आया 3 टाइम्स, 100 रुपीज के अपने और 300 रुपीज की जनरेट करेंगे। हाँ परफेक्ट, 3 टाइम्स मतलब जितना भी असेट है उसका उतने मल्टीपल टाइम्स में तुम्हारा सेल्स जनरेट होगा। तो अगर असेट टर्नओवर रेशियो 3 है मतलब 100 रुपए के असेट 300 रुपए का सेल जनरेट करना पॉसिबल है। और ये रेशियो जितना बड़ा उतनी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सपोज 10 आया 20 आया तो और अच्छी बात है, मतलब उतने ही असेट में तुम इतना ज्यादा सेल कर पा रहे हो। ओके, तो इधर तक अपन ने बेसिकली लेवरेज चैप्टर देखा था और ऑलमोस्ट कंसेप्ट अपने कवर हो चुके थे। नाउ तो लास्ट क्वेश्चन जो अपन ने किया था, आई गेस लास्ट क्वेश्चन तुमने 14 तक किया था, राइट? हाँ, तो अब अपन 22 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22। X Limited details are as under: sales at the rate of 100 per unit, 24 lakhs; variable cost 50%; fixed cost 10 lakhs. It has borrowed 10 lakh 10% per annum. Its equity share capital is 10 lakh 100 each. The company is in a tax bracket of 50%. Calculate all leverages. तो फटाफट तुमको सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, ऑब्वियसली तुमको बोरोड कैपिटल भी दिया है। तो ईपीएस बेसिकली तुमको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट पूरा ईपीएस तक निकाल के ऑल लेवरेजेस निकालना है। आ जाएगा? ये फॉर्मेट में फटाफट सॉल्व करना है। एज आंसर तुम मुझे ईपीएस देंगे। ईपीएस कितना रहा है बताओ? ओके, फर्स्ट आंसर 5 आ रहा है ईपीएस। पलक एंड प्रांजल दोनों का भी 5 आया। केदार का 0.5 आया। अनुराधा का 5। सनई का 0.5। ओके, लेट्स चेक। क्वेश्चन में सेल्स कितना दिया था? सेल्स 24 लैक्स,
ओके, सम मिस्टेक, वेट फॉर अ मिनट। तो सेल्स दिया था तुम्हारा 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%। हाँ, तो वेरिएबल कॉस्ट दिया था तुम्हारा 50%, तो 12 लाख आएगा। फिक्स कॉस्ट दी थी तुम्हारी 10 लाख, ये 10 लाख। ईबीआईटी आएगा 2 lakhs। इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुमको 10 लाख के ऊपर 10%, दैट इज 1 लाख। ईबीटी आएगा 1 लाख। टैक्स रेट, इनकम टैक्स का रेट दिया है क्या, 50%, तो 50,000। तो ईएटी प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स देखो 10 लाख रुपीज है, 100 ईच के, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10,000। तो तुम्हारा ईपीएस आएगा 5 रुपीज। ईपीएस आएगा 5 रुपीज। यस, 5 रुपीज जिनका आया एकदम करेक्ट है। एंड ओएल एफ एल सी एल निकालना था। तो ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 6 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज तुम्हारा आएगा 2 टाइम्स। एंड कंबाइंड लेवरेज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 टाइम्स। 6 to 12, 4 आ रहा है का फाइनेंशियल लेवरेज, 2 आ रहा है इधर फाइनेंशियल लेवरेज। हो गया ये वाला। ओके, डन, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर द एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाइजेड लिमिटेड। एबीसी एंड एक्सवाइजेड दो कंपनी का है। सेल्स वॉल्यूम 10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ 200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट 120, 150, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट 60, 30, इक्विटी 3 लाख, 6 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख, एंड यहाँ पे है ही नहीं है, पता नहीं। डेट 6 लाख, 4 लाख। इंटरेस्ट रेट ऑन डिबेंचर 16.25%, ये 16.25 है, कॉमा नहीं है। 16.25%, 15%। डिविडेंड रेट ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 13%, और यहाँ पे नहीं है। टैक्स रेट 60/60। तो तुमको कुछ बोला नहीं है, तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ओएल एंड एफएल लिखो। ओएल एफएल निकालना है, ओएल एंड एफएल, एबीसी एक्सवाईजेड। निकालो फटाफट ओएल एफएल। तुम मुझे आंसर में क्या देंगे, दोनों के एफएल देंगे, दोनों के एफएल मुझे आंसर में कमेंट में बोलेंगे तुम, दोनों के एफएल। पर्टिकुलर से 2 कॉलम बनाओ, दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं।
फर्स्ट आंसर आया पहले का 2.85 टाइम्स एंड 1.43 टाइम्स, और सनई का आया 4 एंड 2.5। मैंने ओएल नहीं एफएल बोला था शायद, मेरे को जितना याद है। फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है दोनों का, तो इन दोनों ने शायद तक 4 एंड 2.5 ओएल निकाल के दिया है, प्रांजल एंड सनई का। ओके 2.9 1.43। वन पॉइंट नाइन फाइव 1.42। ओके 2.8। चलो लेट्स चेक एबीसी एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले सेल्स, सेल्स इनका आएगा 10 लाख इंटू 200, 20 lakhs। एक्स वाई जेड का आएगा 10,000 इंटू 220 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या बोला है, पर यूनिट 120 150, तो 120 इंटू 10 lakhs आएगा 12 लाख, और 150 इंटू 10,000 आएगा 15 lakhs। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा दोनों में 8 लाख एंड 5 lakhs। फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या बोलना है, पर आउटपुट 60/30, तो 60 इंटू 10,000 6 लाख, 30 इंटू 10,000 3 lakhs। ईबीआईटी आएगा 2 lakhs 2 lakhs। इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट यहाँ पे है एबीसी में 16.25% है, यहाँ पे 15% है, पर किसके ऊपर 6 लाख इंटू 16.25% है, तो 6 लाख इंटू 16.25% आता 97,500, और यहाँ पे आएगा 4 लाख इंटू 15% 60,000। ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो 2 लाख माइनस दिस, तो आएगा 1,02,500, 1,40,000। टैक्स रेट दिया था तुम्हारा 60%, तो 60% टैक्स रेट ऑन दिस 1,02,500 पे 60% इतना आएगा, इसके ऊपर 84,000। तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 41,000 एंड 56,000। प्रेफरेंस डिविडेंड एबीसी कंपनी के लिए है, प्रेफरेंस डिविडेंड 13% है, किसके ऊपर, 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर 13% आएगा 13,000 जीरो। ईएई earnings available to equity shareholder 2856, number of equity shareholders 3,60,000। तो अपने को इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं बोला है, अभी इक्विटी शेयर का प्राइस नहीं बोला है, तो मैं 10 रुपए अजम्पशन कर लेता हूँ, तो ईपीएस आएगा 0.93 एंड यहाँ पे भी 0.93 आएगा ईपीएस, ठीक है। तो अभी ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लेवरेजेस मुझे निकालने हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला सिंपल, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी इसका आएगा 4 और इसका आएगा 2.5, दैट इज 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 lakhs। नाउ फाइनेंशियल लेवरेज, तो फाइनेंशियल लेवरेज तुम्हारा क्या है, ईबीआईटी बाय ईबीटी,
EBIT by EBT, तो 1.95 एंड 1.42, तो 1.95 1.42 किसने निकाला है क्या? हाँ, एक आध दो बच्चों ने निकाला है, पर ये करेक्ट है क्या? नहीं। अपन ने, मैंने क्या बोला था कि जब भी प्रेफरेंस शेयर रहेंगे तो प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, EBIT बाय EBT नहीं, EBIT बाय EBT नहीं, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो फाइनेंशियल लेवरेज तुमको किस तरीके से निकालना है? तो फाइनेंशियल लेवरेज तुम्हारा निकालना चाहिए 2.86। कैसे? तो EBIT कितना है? EBIT है 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख माइनस इंटरेस्ट 97,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड 13,000, और इस 13,000 को डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 1 माइनस 0.6, 60%। तो अभी ये सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके 2.86 आ रहा है क्या? देखो, सॉल्व करके 2.86 आ रहा है क्या? ये लिखो तुम इसके नीचे, फाइनेंशियल लेवरेज के नीचे कैलकुलेशन बताओ। 2.86 पलक ने निकाला था, और शायद तक सेजल का भी यही था, और सनैका का भी पॉसिबल है, यही आंसर होगा। हाँ, तो ये भूलना नहीं, एक्सीडेंटल एरिया। अगर किसी को ऐसा लगा EBIT बाय EBT गड़बड़ में कर दिया, जबकि एग्जाम में ये पॉसिबल है कि तुम फाइनेंशियल लिवरेज जैसे ही बोलो EBIT बाय EBT कर देंगे, पर आंसर गलत आएगा। 2.86 है इसका आंसर। इसका आंसर 1.43 आना चाहिए। और कंबाइंड लिवरेज अभी तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यूज करो, ठीक है? अगर तुम EBI कंट्रीब्यूशन बाय EBT यूज करेंगे तो गलत आंसर आने के चांसेस है, तो तुमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरी। जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड की बात चल रही है तो मल्टीप्लाई करो OL इंटू FL को, समझा? एक्सीडेंटल एरिया मार्क करो, जो जो लोग गलत किए वो लोग। हो गया? लिख लिए? ओके। क्वेश्चन नंबर 24। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। जिनको प्रिंटेड नोट्स मिले शायद तक क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हुआ रहेगा, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करना है। The selected financial data of ABC companies for the year ended 31 December 1978 are as follows. Particulars ABC, variable expenses as a percentage of sale, variable expenses as a percentage of sales. 66 2/3, 75 50. Interest expense 200 300 1000. Degree of operating leverage 5:1 6:1। ये 5:1 है, 6:1 है, मतलब इनडायरेक्टली वो 5 ही होगा। 6:1 मतलब 6 ही होगा।
और 2:1 मतलब 2 ही होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज 3, 4, 2। इनकम टैक्स रेट इज 0.5, 0.5, 0.5 मतलब 50%। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, तो तुमको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ओके, तो लेट्स चेक। तो पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम ए बी सी, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम ए बी सी। फॉर्मेट लिखो ईएटी तक, ईएटी तक फॉर्मेट लिखो। हो गया तो डन बोल के बोलो। ओके, तो अभी अपन इसके अंदर जो डेटा है क्वेश्चन का वो फिलअप करेंगे। तो क्या क्या डेटा दिया है? इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है 200, 300, 1000। तो इंटरेस्ट जहां पे है वहां पे अपन लिख देंगे 200, 300, 1000, 200, 300, 1000। नेक्स्ट क्या डेटा दिया है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग इनकम टैक्स रेट, और बाकी तो कुछ है नहीं, तो इतना ही है अपने पास। तो वर्किंग नोट सबसे पहले तुम्हारा फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज अपना ईबीआईटी बाई ईबीटी है। तो ईबीआईटी बाई ईबीटी को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? माइनस इंटरेस्ट। परफेक्ट। तो ए कंपनी के केस में, ए कंपनी के केस में अपना कितना है? 3 है फाइनेंशियल लेवरेज। तो 3 इज इक्वल टू, ईबीआईटी पता नहीं है अपने ऊपर, ईबीआईटी पता नहीं है तो उसको एक्स पकड़ेंगे, और इंटरेस्ट पता है, तो उस तरीके से सॉल्व करो और सॉल्व करके ईबीआईटीज निकालो। ओके, 300, 400, 2000। तुम्हारे आंसर्स 300, 400, 2000 आ रहे क्या? देखो, हम्म, ओके आ गए। तो अभी 300, 400, 2000 ईबीआईटी है, तो ईबीआईटी में डालो 300, 400, 2000। तो ईबीटी क्या हो जाएगा? 100, 100, 1000। टैक्स रेट अपने को क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था? 50%। तो 50% ऑफ दिस, 100 का 50%, 50, इसका 50%, 50, 1000 का 50%, 500। तो ई ए टी आएंगे 50, 50, 500।
50, 50, 500, 50, 50, 500। अभी इसी तरीके से ईबीआईटी पता है अपने को और ऑपरेटिंग लेवरेज पता है। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। वी नो द ऑपरेटिंग लेवरेज, वी नो द ईबीआईटी, तो उस हिसाब से अपन क्या निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर ऑपरेटिंग लेवरेज का मैं फॉर्मूला रखूं तो इतना लंबा चौड़ा जाने की क्या जरूरत है। ओके, 1500, 2400, 4000। ऑपरेटिंग लेवरेज 5, 6 एंड 2 दिए वाले हैं। पंद्रह सौ, 2400, 4000। तो इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर आएगी फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी के अंदर का बैलेंसिंग फिगर आएगा फिक्स कॉस्ट, ये वाला। अभी इससे मुझे सेल्स निकालना है बच्चों, इससे मुझे सेल्स निकालना है। कैसे मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज टू द सेल्स दिया है 66/3। ओके, 66/3। तो 2 मिनट ध्यान दो इधर। अगर सपोज 100 रुपए मेरा, से इमेजिन करो कि 100 रुपए मेरा सेल्स है, 100 रुपए मेरा सेल्स है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 66.66। तो कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 33.33, 33.33। अगर मेरा 100 रुपए का सेल्स है तो 66.66 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन बचेगा 33। और ये 33.33 इज इक्वल टू 1500। दिस 33.33 इज इक्वल टू 1500। तो उससे मुझे सेल्स निकालना है। ठीक है, ओके। हाँ, तो आपने को क्या क्या दिया था, सपोज 100 रुपए का सेल, तो 66 का तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट, तो 33, तो 33 को 1500 को इक्वेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और 100 कितना, तो उस हिसाब से सेल्स कितना आता है देखो। तो तुम्हारा सेल्स आएगा 4500। तो वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर 3000। तो बाकी केस में भी तुम वैसा सेम कर सकते हो। बी केस में कितना दिया है, बी के केस में 75% वेरिएबल कॉस्ट बोला, तो 25 से कंपेयर करो। ठीक है, तो
तो अगर 2400 तुम्हारे 25% के सिमिलर है तो सेल्स कितना, तो उस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 25%, तो 9600 आएगा। और सी के केस में 50% बोला है तो 4000 का करेंगे तो 8000 आएगा। तुम्हारे सेल्स मिल जाएंगे 4500, 9600, 8000। ओके, हो गया? हो गया तो डन बोल के लिख दो, पूरा कंप्लीट। वैसे तो 4-5 बच्चों का हो गया लग रहा है। ओके, अभी सिर्फ अभी जो लेवरेज चैप्टर बचा है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से क्वेश्चंस बचे हैं, थोड़े हटके वाले बचे हैं, एंड क्या बोल सकते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस बचे हैं। तो अभी अभी से जो सेशन शुरू हो रहा है और थोड़ा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, अभी ये वाला क्वेश्चन अपन यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाले हैं। द फॉलोइंग इज अ समराइज अ परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। तो बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम इज नथिंग बट ईबीआईटी। ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है एफएम के अंदर। तो स्टार्टिंग के पेज पे जाके तुम ये भी चीज लिख सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम इज नथिंग बट ईबीआईटी। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी। एंड रेवेन्यूज, रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो नीचे तुमको जो डेटा दिया है, क्या दिया है, परसेंटेज चेंज दिया है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स दिया है, एंड बीटाज ऑफ द 4 फार्मास्यूटिकल फर्म। अभी ये बेटा नहीं है, बीटा है। तो व्हाट इज एग्जैक्टली बीटा? तो ये बीटा जो है ये क्या होता है, तो सब लोग ध्यान देंगे ये इधर। व्हाट इज एग्जैक्टली बीटा? तो बीटा इज रिस्क, ठीक है। तो बिजनेस में दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक कंट्रोलेबल और दूसरा नॉन कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल बोल सकते हो। तो अभी विद इन द बिजनेस और एक्सटर्नल ऐसे भी रिस्क होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, अब बिजनेस बहुत सारे चीजों से फर्क पड़ता है। प्लास्टिक, सपोज किसी का ना प्लास्टिक चेयर टेबल कुर्सी बनाने का बिजनेस है, यस प्लास्टिक का बिजनेस, तो इट इज वेरी नॉर्मल। नील कमल, तुमने अगर प्लास्टिक चेयर का ब्रांड सुना रहेगा नील कमल, ठीक है, तो उनका काम है प्लास्टिक से चेयर बनाना, टेबल्स वगैरह ये सब बनाना, ये उनका काम है। ओके, तो नाउ गवर्नमेंट ने अभी उस बिजनेस को कंपटीशन तो है, बट गवर्नमेंट ने अगर प्लास्टिक बैन कर दिया तो उनका बिजनेस पूरा चौपट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये सिचुएशन? तो ये है एक्सटर्नल। और वो खुद बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। गुटका बिजनेस, आईटीसी, आईटीसी के नोटबुक्स क्लासमेट जो है वो आईटीसी कंपनी का है, ठीक है। आईटीसी स्टैंड्स फॉर, बहुत बच्चों को पता भी नहीं होगा, इट इज इंडियन टोबैको कंपनी। आईटीसी कंपनी इंडियन टोबैको कंपनी, और वो क्या क्या बनाती है? सनफिस्ट बिस्किट्स आईटीसी के हैं। तुम्हारे क्लासमेट जो नोटबुक्स है और उसकी स्टेशनरी है ये आईटीसी की है, ठीक है। मतलब आईटी आशीर्वाद आटा आईटीसी का है। तो नो वन कैन इमेजिन आईटीसी, मतलब अभी तक लोगों को, बहुत सारे यंग जनरेशन को, तुमको ये लगता रहेगा आईटीसी क्या है। आईटीसी इज इंडियन टोबैको कंपनी, और उनका 50% ऑफ द सेल्स, आज के तारीख में भी 50% ऑफ द सेल्स सिगारेट से आता है, ठीक है। अब मुझे बोलो कि गवर्नमेंट टोबैको बैन वगैरह करती है, कस्टमर्स को करती है, यूजर्स को करती है, सपोज कंपनी को बैन कर दे तो आईटीसी का क्या इम्पैक्ट होगा? कैन यू इमेजिन आईटीसी कंपनी का क्या होगा? आईटीसी कंपनी टोटलिटी पे बंद हो जाएगी। तो और ये गवर्नमेंट के हाथ में है। तो ये हो रिस्क, ये बिजनेस की रिस्क है जो गवर्नमेंट के हाथ में है, या बाकी नेचुरल कैलामिटीज के हाथ में हो सकती है। मतलब ऐसे रिस्क जो बिजनेसमैन खुद कंट्रोल नहीं कर सकता और एक खुद कंट्रोल कर सकता है। तो लेवरेजेस जो अपन ने बात की, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट वगैरह, ये थोड़े बहुत बिजनेसमैन के हाथ में है, पर ये तो है ही नहीं। ये दोनों रिस्क को मिला के बीटा बोला जाता है। इन दोनों रिस्क को मिला के, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, दोनों रिस्क को मिला के बीटा बोला जाता है। तो लेवरेज इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ बीटा, ठीक है। बीटा ब्रॉडर कंसेप्ट हो गया, लेवरेज उसका छोटा
छोटा सा पार्ट है। ओके, तो तुमको चार कंपनीज दी है, PQR, RST, TUV, WXY। परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन EBIT, और ये बीटा दिया है। हाँ, तो तुमको क्या करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर फोर फर्म्स, ये चारों फर्म्स का तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है एंड कमेंट करना है, एंड यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई द फर्म्स हैव अ डिफरेंट बीटा। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज के हिसाब से बीटा अलग अलग क्यों है वो तुमको बोलना है। तो सबसे पहले तुमको ऑपरेटिंग लेवरेजेस निकालना है। कैसे निकाल सकते हो ऑपरेटिंग लेवरेज, बोलो। एक मिनट। ऑपरेटिंग लेवरेजेस कैसे निकाल सकते हैं, परफेक्ट, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फटाफट क्या करो अभी, वो निकालो। OL is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। तो चारों कंपनीज का नाम लिखो, PQRST TV, एक साथ ही निकालो सबका। ओके, PQR, जैसे तुम्हारा आंसर देना हो गया ना, म्यूट करना मत भूलो, अदरवाइज मुझे यहाँ से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज इन 25% बाय 27%, 25 बाय 32, नहीं 32 बाय 25। क्या बात है, आ गया बच्चों का। यस, 1.92, 1.28, 1.56 एंड 1.90 ये आना चाहिए, और हो सके तो सबके सामने टाइम्स लिख दो। ओके, ओके, ऑपरेटिंग लिवरेजेस देख के क्या लग रहा है, सबसे बड़ा ऑपरेटिंग लिवरेज कौन सा कंपनी का है, सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज है WXY का है, और यहाँ पे देखो बीटा सबसे ज्यादा किसका है, बीटा भी WXY का ज्यादा है। सबसे कम देखो, सबसे कम ऑपरेटिंग लिवरेज किसका है, PQR, और इसमें सबसे कम किसका है, PQR। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा तो बीटा ज्यादा, ऑपरेटिंग लिवरेज कम तो बीटा कम। ऑब्वियस है ना बच्चों, क्योंकि बीटा भी रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी रिस्क को रिप्रेजेंट करता है, तो जिस कंपनी का OL ज्यादा उसका बीटा भी ज्यादा, और जिसका OL कम उसका बीटा भी कम। बेसिकली अपने को यही कमेंट करना था। और डिफरेंट बीटास क्यों है, इसका लॉजिकल कौन क्यों मतलब कौन बता पाएगा कि सभी कंपनीज का बीटा क्यों अलग है, बीटा की जगह रिस्क क्यों अलग है, OL डिफरेंट है, और क्या बोल सकते हैं, अगर मैं OL नहीं निकाला, बिना OL को यूज करे बोलना है, तो हर एक का बीटा क्यों अलग है। ओके, और controllable and non-controllable is uncontrollable. ओके,
तो एक्चुअली देखो, कोई भी बिजनेस का सेम बीटा रहना बहुत रेयर केस हो गई। हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अलग होता है, तो कोई भी दो बिजनेस का रिस्क सेम थोड़ी रहेगा। ऑब्वियसली हर बिजनेस का अलग अलग रिस्क रहेगा, तो इसके वजह से अलग अलग बीटाज है। अगर दो बिजनेस के बीटा मैच हो गए, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, जरूरी नहीं कि सबकी बीटाज मैच हो। ठीक है, तो उस हिसाब से तो फटाफट उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो ये सबका हो गया लिख के, तो उसके नीचे लिखना है। अभी कमेंट बोला था ना, तो कमेंट लिख रहे अपन। तो कमेंट लिखो, PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड is having lowest DOL, degree of operating leverage, DOL. Therefore its beta is also low. Therefore its beta is also low. Next, company WXY is having highest DOL. Company WXY is having highest WOL. Therefore it is having highest beta. Therefore it is having highest beta. Next paragraph. Every company is different from another. Every company is different from another. And they have their unique risks. They have their unique risks. Therefore, generally every company has generally every company has different beta. ओके, जिन्होंने भी नोट्स कलेक्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला 17 जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला अगर तुम्हारे नोट्स में तो लिखो। अभी अपना जैसा चैप्टर 2 चालू है वैसा सॉल्व इट आफ्टर चैप्टर 3। तो अभी तुमको समझेगा भी नहीं वैसे भी बच्चों, क्योंकि चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है वो उसको लगेगा। जब चैप्टर 3 अपन करेंगे तब मुझे याद दिलाओ, तब अपन कर लेंगे इसको। ठीक है, तो फिलहाल लेवरेज का ये फिलहाल पार्ट नहीं समझेगा, क्योंकि तुमको ROI ROE ये सब कुछ हुआ ही नहीं है। ओके, एवरी नोट्स के वहां पे मैं क्या करता हूँ, हर एक नोट्स के अंदर चैप्टर के अंदर मतलब तुमको एक बोल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस दिखेंगे जनरली एंडिंग में पॉसिबल, तो वो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं। अभी एग्जाम क्वेश्चंस होने के बाद
तो मैंने तो पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिया ना बच्चों, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है। तो सिखाने के बाद एग्जाम क्वेश्चन तो तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। तो यस, दिस इज अ टेस्टिंग कि तुम एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम माहौल में, ये देखो नवंबर 20 का है, नवंबर 20 एकदम क्या बोल सकते तुम, ताजा ताजा एग्जाम क्वेश्चन है। तो नवंबर 20 का एग्जाम क्वेश्चन है। अभी ये लेवरेज 10 मार्क को आया है, 10 मार्क को क्वेश्चन आया था नवंबर 20 एग्जाम्स में। तो अभी ये तुमको सॉल्व करना है विद इन टाइम। तो लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अभी तुमको ध्यान देना है, तो सबको इधर ध्यान दो। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर अ स्टोन लिमिटेड, serial number, particulars, amount, sales 5 lakhs, variable cost at the rate of 40%, 2 lakhs, contribution 3 lakhs, fixed cost 2 lakh, EBIT 1 lakh, इंटरेस्ट 25,000, पीबीटी स्टैंड फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जैसा तुम्हारा ईबीटी वैसा पीबीटी 75. Using the concept of leverages, find out the percentage change in taxable income if EBIT increased by 10%. The percentage change in EBIT if sales increase by 10%. The percentage change in taxable income if the sales increase by 10%. Also verify the results in each of the above cases. तो फटाफट करो और मुझे ये 1, 2 एंड 3 इसके आंसर्स निकालो। मैं तुमको ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
हो गया? नहीं तो मैं अभी सॉल्व कर रहे हैं। थर्टी परसेंट। ओके, 13.33, 30 and 40. ओके, लेट्स चेक। टाइम अप हो गया। तो सबसे पहले बच्चों, ओ एल, एफ एल एन, सी एल, ये तुमको तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। डीएफएल का फॉर्म, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी अपन लेट्स सॉल्व इट। तो कंट्रीब्यूशन तुम्हारा दिया था 30 lakhs, सॉरी 3 lakhs, एंड ईबीआईटी इज 1 lakh। ये तुम्हारा आएगा 3 times। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ये एक और एक फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का अपन ने फॉर्मूला जो अभी अभी 2 मिनट पहले लिखा था, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मैंने स्टार्टिंग में इंटरप्रिटेशन दिया था तुमको कि परसेंटेज चेंज, अगर 1% से अगर सेल चेंज होगा तो तुम्हारा ईबीआईटी कितने परसेंट से चेंज होगा। अगर तुम्हारा सेल्स 10% से चेंज होगा, अगर सेल्स तुम्हारा 10% से चेंज होगा, तो ईबीआईटी, ईबीआईटी ये तुम्हारा 3 into 10, 3 into 10 दैट इज 30% से चेंज होगा। तो 30% से चेंज होगा। तो ये है, अगर तुम्हारा पहला ऑप्शन, अगर मैं एक इसका आंसर आएगा बच्चा ईबीआईटी एंड सेल्स, ये सेकंड का आंसर, सेकंड सबमिट का आंसर तुम्हारा 30% चाहिए, 30% चाहिए, तो 30% चेंज। तो अभी डीएफएल निकालो, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ओके, ईबीआईटी क्वेश्चन में कितना दिया है? 1 लाख, ईबीटी दिया है 75,000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, तुम्हारा आंसर आएगा 1.333 टाइम्स, 1.333 टाइम्स। पर डीएफएल इनडायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा डीएफएल रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, तो इनडायरेक्टली ईपीएस के जगह में टैक्सेबल इनकम भी बोल सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन के अंदर तुमको क्या बोला था? ईबीआईटी अगर 10% से चेंज होगा तो टैक्सेबल इनकम कितने परसेंट से चेंज होगी। तो सेम वे, अगर मेरा ईबीआईटी अगर 10% से चेंज होगा, 10% से चेंज होगा, तो मेरी टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम 10% into 1.33 times, so that basically nothing but 13.33% से चेंज होगी। अगर मेरा ईबीआईटी 10% से चेंज होगा तो टैक्सेबल इनकम 13.33% से बढ़ेगा। ओके, तो ये था डीएफएल। तो अभी मुझे कंबाइंड लीवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला था अपना कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा 3 लाख और ईबीटी है 75,000, तुम्हारा आएगा 4 टाइम्स। और ये 4 टाइम्स किसको रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्वेश्चन में और एक बोला था कि सेल्स चेंज होगा तो टैक्सेबल इनकम में कितना? 10%। अगर सेल 10% से बढ़ेगा, अगर सेल 10% से बढ़ेगा तो टैक्सेबल इनकम
टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी तुम्हारी 4 टाइम्स से। फोर टाइम मतलब 40% से चेंज होगी। तो ये तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए, ये तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आए 13.33, 40%, एंड ये तुम्हारा 30%। ये एग्जाम क्वेश्चन है बच्चों, अलग कुछ नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन है नवंबर 20 का। तो अगर इतना आया तो तुमको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। और ऑल्सो वेरीफाई बोला है। अगर कोई कोई बच्चों ने क्या किया पता है क्या, बहुत सारे बच्चों ने मैंने देखा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो पढ़ लेते पर पूरा नहीं पढ़ते, सिर्फ ये 3 सबमिट पढ़ते, 3 सबमिट निकाल के आए, सर हमारे को आ गया आ गया आ गया। अरे पर भाई पूछा क्या है, ऑल्सो वेरीफाई भी बोला है। वेरीफाई करने को बोला है तो वेरीफाई भी तो करो ना, वेरीफाई करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो तुमको ओरिजिनल स्टेटमेंट ये वाला लिखना पड़ेगा, उसके बाजू में 10% चेंजेस के साथ कैलकुलेशंस करके देखने पड़ेंगे, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखेंगे अपन। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कितना है, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम लेंगे। पहले देख लो, मैं लिखने को टाइम दूंगा, डोंट वरी, देख लो लिखने को टाइम दूंगा। ओरिजिनल सेल कितना था, 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दी थी 2 लाख। कंट्रीब्यूशन 3 लाख। फिक्स कॉस्ट दी थी क्वेश्चन में 2 लाख। ईबीआईटी आएगा 1 लाख। इंटरेस्ट था 25,000। ईबीटी कितना, अभी तुमको टैक्स भी नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था, तो टैक्स नहीं दिया था अपने को, इसके बाद में पता नहीं। तो ये था ओरिजिनल एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो अभी अपने को प्रपोजल 1 एक है और प्रपोजल 2 एक है। प्रपोजल 1 है कि सेल 10% से बढ़ा दिया, तो अगर सपोज मैंने सेल 10% से बढ़ा दिया, तो सेल अगर 10% से बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा 5,50,000, 5,50,000 हो जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन है कि ईबीआईटी मैंने 10% से बढ़ाया तो क्या होगा। अगर मैं ईबीआईटी 10% से बढ़ाता हूं, तो इसको अगर मैं 10.10% कर देता हूं, तो ये प्रपोजल 2 है। तो अभी प्रपोजल 1 से क्रॉस चेक करते बच्चों, प्रपोजल 1 से क्रॉस चेक करते हैं। सेल्स मेरा 10% से बढ़ा है, सेल मेरा 10% से बढ़ा है, तो अभी मुझे कैसे करना है, ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ा है। ओके, अभी अपन ने क्या बोला था, सेल अगर 10% से बढ़ा है तो पहला वेरिफिकेशन सेल अगर 10% से बढ़ा है तो ईबीआईटी कितने से बढ़ना चाहिए, 30% से। क्रॉस चेक कि ईबीआईटी 30% से बढ़ा है क्या। 1 लाख का 30% ऐड करो, 1,30,000, वेरीफाइड, परफेक्ट आंसर। नाउ दूसरा, अगर ईबीआईटी 10% से बढ़ता है तो टैक्सेबल इनकम 13.33% से बढ़नी चाहिए, ये चेकिंग करते हैं। ईबीआईटी अगर 10% से बढ़ा, टैक्सेबल इनकम 13.33% से बढ़ा क्या। तो अभी देखो ईबीआईटी 10% से बढ़ा है, इधर अपन ने 1,30,000 का 10%, सॉरी मेरा मिस्टेक यहाँ पे, नहीं वेरिएबल कॉस्ट 40% लेना पड़ेगा। प्रांजल तुम्हारा जो भी डाउट है अपन आफ्टर, मतलब तुम क्लास पूछ सकते हो, पहले इतना एक्सप्लेनेशन होने दो। हाँ, अगर सपोज मैंने ईबीआईटी 10% से बढ़ाया है, तो ईबीटी देखो कितने से बढ़ा है, 113, मतलब ये 13.33 से बढ़ गया। देखो ईबीआईटी 1 लाख का 1,10,000 किया है मैंने, ईबीआईटी 1 लाख का 1,10,000 किया है, तो 1 लाख का 1,10,000 मतलब 10% से चेंज किया, तो ईबीटी देखो 75,000 का कितना हो गया, 85,000, कितने परसेंट से बढ़ा है, 13.33%। तो अपन ने इधर वही लिखा था क्या, 13.33%, यस। एंड लास्ट, अगर सेल 10% से बढ़ता है तो 40% से टैक्सेबल इनकम बढ़ती है क्या।
तो देखो सेल मैंने 10% से बढ़ाया, 5 लाख का 5,50,000 किया, सेल का 5,50,000, तो ईबीटी चेक करो 4 टाइम्स, मतलब 40% से बढ़ा है क्या, 40% से बढ़ा है क्या। तो अगर मैं 75,000 में 40% ऐड कर देता हूं तो ये मैच हुआ क्या, 1,05,000, यस 1,05,000 मैच हो गया, मतलब हेंस प्रूव। क्या प्रूव हो चुका है, अगर सेल 10% से बढ़ता है तो ईबीआईटी मेरा 30% से बढ़ता है, सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो ईबीटी 40% से बढ़ता है। अगर ईबीआईटी में 10% से बढ़ाता हूं तो मेरा ईबीटी 13.33% से बढ़ेगा। ये वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट ने वेरिफिकेशन किया है उनको और 5 मार्क्स मिलेंगे और टोटल 10 मार्क्स तुमको एग्जाम में इस तरीके से मिल जाएंगे। ओके, तो ये वाला लिख लो। तो बैलेंस जितने भी क्वेश्चन है ये तुम्हारे होमवर्क है बच्चों, तो बैलेंस ऑल क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, तो अभी करने की जरूरत नहीं है। इतना लिख लिया क्या पहले, हाँ बोलो। नहीं, आपने को सिर्फ कंप्लीट इधर तक करना, टैक्स रेट पता ही नहीं है ना, आगे जाके करने क्या वाले हो, आपने को जो प्रूफ करना था वो सब चीजें मिल गई, ईबीटी मिल गया, ईबीआईटी मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया। सर वो प्रपोजल नहीं नहीं, इसके ऊपर का जाने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि प्रूफ क्या करना है, ईबीआईटी अगर मैंने 10% से बढ़ा दिया, ये 1 लाख से 10% से बढ़ा दिया तो ये कितना चेंज होगा, मुझे इतना ही चाहिए था। सर हम्म, डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के आंसर मतलब नहीं परसेंटेज नहीं चेंज नहीं 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 नहीं, अगर उस तरीके से करेंगे तो मार्क्स 0 मिलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने ये सर स्टेटमेंट पहले बना लिया और स्टेटमेंट के हिसाब से सर हम लोग देख लेंगे कितना परसेंट बढ़ा है कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो तुमने बेसिक क्रक्स ऑफ द चैप्टर ही तुमने गलत कर दिया। कैसा है, एग्जामिनर को ये देखना था कि तुमको लेवरेज के फॉर्मूलेज आते हैं क्या, और लेवरेज के फॉर्मूले से तुम ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हो क्या, ये एग्जामिनर को चेक करना था। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकाला और उसके हिसाब से परसेंटेज चेंजेस बता दिए तो 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चैप्टर इतना ही है।